हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की क्लास 11th के एनसीईआरटी की जो कि चैप्टर 4 है, जो कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय यह है कि सोशल जस्टिस जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि सोशल जस्टिस से हमारा अभिप्राय क्या है। सोशल जस्टिस यानी हम देखते हैं कि एक तरह से एक सामाजिक न्याय यानी समाज में जो भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को एक तरह से न्याय प्राप्त हो। यानी हम इस पे जस्टिस पे ज़्यादा जोर देंगे कि किस प्रकार के जस्टिस यानी न्याय क्या है। अगर हम न्याय को देखें तो हम न्याय को समझ सकते हैं कि न्याय है वो एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के लिए प्राचीन समाज में हमें धर्म से जुड़ा हुआ था। यानी हम देखें प्राचीन समय में हम देखें तो एक राजतंत्र व्यवस्था में हम देखते थे कि एक राजा होता था, और राजा है वो कोई भी अपनी प्रजा अगर गलती करती थी तो वो न्याय करता था। एक तरह से राजा है वो खुद ही विधान भी बनाता था, यानी खुद ही विधायिका भी कानून भी बनाता था, नीति निर्माण भी करता था, और कार्यपालिका का और न्यायपालिका का कार्य भी वो स्वयं करता था। तो इस प्रकार से हम ये देखने को मिलता है प्राचीन समय में। ऐसे हम प्राचीन समाज में देखें जो कि ये धर्म से भी जुड़ा है, यानी एक धर्म है वो किस प्रकार से स्टेट में के लिए, राज्य के लिए भी जरूरी था। यानी धर्म है वो कहीं ना कहीं राज्य को भी शासित करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो न्याय का संबंध है वो हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, यानी जिसके द्वारा सामाजिक लाभ है वो कर्तव्यों का बंटवारा है वो किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज में अगर हम न्याय की बात करें तो हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज में न्याय है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी स्थापना है वो राजा का परम है वो कर्तव्य था। यानी कहीं ना कहीं न्याय है वो धर्म से जोड़ा गया था, यानी एक धर्म के हिसाब से राजा है वो न्याय करता था। आगे हम अगर देखें कि न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है, यानी ये कहा गया है कि कभी कभी ये माना जाता था कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आप पाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा माना जाता था न्याय में कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फल है वो आपको मिलता है। तो एक तरह से ये न्याय को ऐसा परिभाषित किया जाता था, माना जाता था। ऐसे हम देखते हैं कि जो न्याय है वो 4 आयामों का उपयोग करता है, यानी न्याय है वो इसके 4 डायमेंशन हमें को देखने को मिलते हैं। किस प्रकार की न्याय हो, किस प्रकार की न्याय स्थापित किया जाए। हम इसमें देखते हैं कि राजनीतिक न्याय हो, कानूनी न्याय हो, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। यानी ये जो 4 प्रकार के जो न्याय हैं हमें देखने को मिलते हैं कि राजनीतिक न्याय किस प्रकार से हो, कानूनी और सामाजिक और आर्थिक न्याय। जो कि हम इस पर देखते हैं कि जो विचारक या प्रोफेसर सैलमंड के अनुसार न्याय पे ये क्या अपने पक्ष रखते हैं, बातें रखते हैं। तो इनके अनुसार, सैलमंड के अनुसार, न्याय है वो हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है। यानी न्याय का अभिप्राय ये मानते हैं कि जो एक मानव बॉडी है वो जो ब्लड का वो जो रक्त का जो परिसंचरण होता है, यानी रक्त एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, तो एक तरह से जो रक्त शरीर का है वो उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है। जबकि जो मार्क्सवादी कहते हैं कि अपने ज़रूरतों के अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार है, ये अपनी क्षमता के अनुसार ये होता है। आगे हम देखते हैं कि जो ग्रीक दार्शनिक यानी जो प्लेटो है, तो प्लेटो न्याय के संबंध में क्या कहते हैं। तो जो प्लेटो है वो अपनी एक पुस्तक में, जो कि इनकी पुस्तक द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि लोगों का जीवन है वो कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप है। यानी ये न्याय अपनी बुक में मानते हैं, लिखते हैं कि जो लोगों का जो कार्यात्मक यानी जो कार्य है वो जो अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य जो व्यक्ति कर सकता है वही न्याय है। आगे जो चीनी दार्शनिक का जो कन्फ्यूशियस है वो न्याय को मानते हैं। उनका तर्क है कि गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करना न्याय की स्थापना करनी चाहिए। यानी जो कन्फ्यूशियस का मानना है कि न्याय किस प्रकार से हो, तो ये कहते हैं कि जो भी गलत करता है उसे सज़ा दी जानी चाहिए, और जो भी अच्छा कार्य करता है उसको पुरस्कृत करके न्याय स्थापित करना चाहिए। ऐसी सुकरात है वो न्याय पे क्या बात कर अपने पक्ष रखते हैं। तो जो सुकरात है वो रखते हैं कि जो सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कहने का अभिप्राय इनका ये है कि जब समाज में जब सभी लोग अन्यायी हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, किसी का हित है वो सुरक्षित नहीं होगा। यानी हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसका जो भी उसका हिस्सा है उसको वाजिब हिस्सा देना ही ये न्याय मानते हैं।
ऐसे जो जर्मनी दार्शनिक है जो इमैनुअल कांट है, उनके अनुसार न्याय क्या है, तो ये मानते कांट के अनुसार कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, यानी हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य ये है कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के समान अवसर प्राप्त हो। यानी कांट का मानना है कि जो भी व्यक्ति है उसकी अपनी गरिमा होती है, और जो भी व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना हो उसकी अपनी प्रतिभा को विकास और लक्ष्य की प्राप्ति करने देना ही ये समान न्याय है, ये मानते हैं। ऐसे जो जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट के अनुसार जो न्याय है ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, और हर व्यक्ति को उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो न्याय है उसके कितने प्रकार है, यानी जो न्याय है वो कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम न्याय की बात करें तो हम देखते हैं कि न्याय कितने प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं इसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और कानूनी न्याय और नैतिक न्याय, यानी जो ये 5 टाइप्स के, जो 5 प्रकार के जो न्याय हैं ये जरूरी होती है। क्योंकि अगर हम बात करें सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय क्या होता है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव ना हो, यानी जो भी समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है उन वर्गों के बीच कोई भेदभाव ना हो, सभी हो वो समान हो, यानी जो भी कानून है वो सबके लिए समान हो और कानून के समक्ष सभी बराबर हो, तभी सामाजिक न्याय है वो स्थापित हो सकती है। यानी सामाजिक न्याय का जो अर्थ है वो समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसरों जैसे वस्तु और सेवाओं का न्यायोचित तरीके से वितरण हो, यानी समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे सभी को मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर शिक्षा है तो वो सभी को शिक्षा मिले, अगर भोजन का अधिकार है तो सभी को भोजन मिले। कहने का अधिकार है कि समाज में उत्पन्न विकास के लिए सभी अवसर है, उन्हें एक न्यायपूर्ण तरीके से उनका बंटवारा हो संसाधनों का। ऐसे हम देखते हैं कि राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है कि राजनीति में होने वाले भेदभाव से मिलने वाले न्याय से है, यानी राजनीति में जो भी भेदभाव होते हैं उनसे मिलने वाले न्याय से है। यानी लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और सभी को सरकार बना चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। हम राजनीतिक न्याय में देखते हैं कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, प्रतिनिधि बनना चाहता है, वो चुनाव लड़ सकता है। साथ ही साथ लोगों को, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चुने जाने का अधिकार है। तो ये राजनीतिक न्याय हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार कई बार राजनीति में संविधान द्वारा मिले अधिकारों का भी हनन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि संविधान ने हमें अनेकों मौलिक अधिकार दिए हैं, जो कि कभी कभी इन अधिकारों का हनन भी होता है, और कई समाजों को बहुत दिनों तक राजनीति से वंचित भी रखा जाता है, और समाज में ऐसा भी वर्ग है जिन्हें राजनीति में अभी भी वंचित रखा गया है, यानी यहाँ तक कि उन्हें वोट देने भी नहीं दिया जाता। यानी इस समस्या के समाधान के लिए, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के जो कुछ तबके हैं, यानी कुछ वर्ग है जो कि पिछड़े हैं, जैसे हम बात करें SC की, ST की, OBC की, EWS की, यानी ये जो वर्ग है इन सभी को एक तरह से सीटें हैं वो आरक्षित कर दी जाती हैं, यानी कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, और यही राजनीतिक न्याय का उदाहरण है। यानी राजनीतिक न्याय में कुछ जो SC है, ST है, उनके लिए सीटों का आरक्षण करना, जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण करना, ये राजनीतिक न्याय हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक न्याय किस प्रकार से हो, तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि देश के जो भी भौतिक संसाधन, यानी जो भी संसाधन है उन संसाधनों का बंटवारा हो वो उचित तरीके से, वो न्यायपूर्ण बंटवारा हो, यानी उनका उपयोग है वो लोगों के हित में हो। यानी आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है ये तभी चरितार्थ होगी जब सभी को आर्थिक आज़ादी है वो प्राप्त होगी, यानी सभी है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो और वो स्वतंत्र रूप से अपना विकास है वो संभव कर सके। हम इसमें देखते हैं कि उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए, यानी उन्हें धन प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। और समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, समाज में एक ऐसा तबका अभी भी है जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है या असहाय स्थिति में है, उनके विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देश में हम अभी भी देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति देखें तो अभी भी दयनीय है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी भी स्थिति देखें तो अभी भी दयनीय है। यानी समाज में जो भी ऐसे वर्ग संप्रदाय हैं जो कि उनकी स्थिति अभी भी देखें तो हम असहनीय है, उनका एक तरह से आर्थिक मदद है वो की जानी चाहिए।
आगे हम देखें कि कानूनी न्याय तथा वैधानिक न्याय, यानी कानूनी न्याय क्या है। तो कानूनी न्याय से अभिप्राय ये है कि कानून के समक्ष समानता तथा एक न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था, यानी एक ऐसा कानून व्यवस्था हो जब जो सभी के लिए समान हो। कानूनी न्याय है वो राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य के कानून द्वारा ये निर्धारित होता है। यानी जो ये कानूनी न्याय है वो राज्य द्वारा स्थापित होगा और कानून द्वारा ही ये निर्धारित होता है। यानी इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित और भेदभाव रहित हो। यानी जो भी स्टेट कानून बनाता है, कहने का अभिप्राय है कि जो भी स्टेट कानून बनाता है वो सभी के लिए लागू हो। यानी कुछ कानून है तो जैसे गिरफ्तारी किया जाता है तो ये नहीं कि किसी वर्ग को, गरीब को गिरफ्तार करे या किसी जो अमीर वर्ग है उससे गिरफ्तार ना करे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी कानून राज्य द्वारा निर्धारित है वो भेदभाव रहित हो, सभी के लिए है वो समान है। ऐसे हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय से हमारा क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक न्याय के हम कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। यानी जो भी समाज में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, जो भी संसाधन है वो सभी व्यक्ति के बीच न्यायपूर्ण हो। यानी संसाधनों का एक सीमित एक दोहन ना हो, संसाधनों का एक सीमित क्षेत्र ना हो कि एक कुछ ही वर्ग है उन संसाधनों को अपने पास है वो रखते हैं। यानी समाज में सभी वर्गों के पास उन संसाधनों का वितरण हो। ये वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होती है। यानी ये जो वितरण होता है वो सब विभिन्न समूहों के बीच और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। जैसा भारत में हम देखते हैं कि जो छुआछूत प्रथा है का इनका उन्मूलन किया गया है तथा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी ये सामाजिक न्याय का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार जैसे कदम उठाए गए हैं। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक सामाजिक न्याय हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत क्या है। यानी किस प्रकार से सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। तो हम सामाजिक न्याय की स्थापना में देखते हैं कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी सभी जो भी लोग हैं उनके प्रति समान व्यवहार यानी समान बर्ताव होना चाहिए। जो कि हम देखते हैं कि सभी के लिए अधिकार और भेदभाव की है वो मनाही है। यानी सभी के लिए समान अधिकार होते हैं और भेदभाव की मनाही है। किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो वो एक पुलिस वाले के लिए भी समान है और एक व्यक्ति के लिए भी समान है। यानी सभी के लिए वो समान अधिकार है और भेदभाव की मनाही है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि नागरिकों को उनके वर्ग के या जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जाना जाता है। यानी कोई भी नागरिक है वो उनके वर्ग के आधार पर नहीं जाना जाएगा कि किस वो जाति का है, किस समुदाय का है या किस नस्ल का है या किस लिंग के आधार पर, बल्कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके कार्य के आधार पर उसको पहचाना जाना चाहिए, उनको जांचा जाना चाहिए। अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो तो उन्हें समान परिश्रम मिलना चाहिए। यानी अगर 2 जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, 2 समुदाय के लोग हैं तो उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन है वो मिलना चाहिए। तो ये हमारा सामाजिक न्याय है जो कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत है, जो कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। दूसरा हम देखते हैं कि समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय यानी एक तरह से प्रोफेशनल न्याय किस प्रकार से हो। तो हम देखते हैं कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है जहाँ समान बर्ताव हो अन्यायपूर्ण होगा। जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाए तो ये हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये न्याय समान न्याय नहीं हो सकता। यानी एक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेपर में अगर स्टूडेंट बैठ रहा है तो सभी को हम कहें कि 100 में से 100 मार्क्स दिया जाए तो ये न्याय हम इसे नहीं कह सकते। यानी इसमें जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है और जो ना पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो एक तरह से सभी समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ये समान न्याय नहीं हो सकता। यानी इसमें जो मेहनत कौशल जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं तो उनको उन खतरे को ध्यान में रखकर एक अलग पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इस तरह का जो न्याय है वो संगत होगा। यानी जो स्टूडेंट जितना पेपर में जितना लिख के आएगा, जितना जिसके काबिल होगा, योग्य होगा, उसे उतने ही मार्क्स से उसे पास किया जाना चाहिए। तो ये एक तरह से समानुपातिक न्याय हमें देखने को मिलता है। ऐसे हम देखते हैं कि विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, यानी कुछ एक स्पेशल नीड्स हैं, उन नीड्सों का कुछ विशेष ख्याल रखना चाहिए। यानी जब कर्तव्य वो पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए, जब कर्तव्य और
जो वेतन है उसका निर्धारण किया जाए, तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, यानी जो लोगों की जो भी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, यानी जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए, यानी उनके लिए कुछ विशेष ज़रूरतों का पूर्ति किया जाना चाहिए। ऐसे हम इसमें देखते हैं कि जो रोल्स हैं, जो विचारक है, जो रोल्स हैं, वो न्याय के सिद्धांत पे अपने क्या तर्क रखते हैं इन विचार पे। तो हम देखते हैं जो रॉल्स है वो एक तरह से अज्ञानता का एक आवरण रखते हैं, यानी एक थ्योरी रखते हैं अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या है, यानी सभी लोग वहाँ पे ऐसी स्थिति में एक तरह से समान होते हैं, सभी लोग हैं वो समान होते हैं। यानी रॉल्स द्वारा ये न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति को ये अनुमान ना हो कि किसी समाज में क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने के कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए तो वो अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधा दी जा सके। यानी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जहाँ कि कोई नहीं जानता कि ये मेरे जाति का है, ये मेरे समाज या ये मेरे समाज का, सोसाइटी का है, यानी सभी अपने समाज जाति को नहीं जानते। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा समय होगा जिसमें एक नीति निर्धारण इसमें किया जाएगा जिसमें सभी लोग हैं वो समान होंगे और सभी समाज के सभी वर्गों को सुविधाएं इसमें दी जा सकेंगी। हम आगे देखते हैं कि जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो अमीर गरीब के जो बीच जो गहरी खाई व्याप्त है, वो समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम जो बुनियादी स्थितियां है, जो व्यक्ति की जो न्यूनतम बुनियादी जो कि नीड्स है, जैसे हम देखते हैं कि आवास, पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, यानी न्यूनतम मजदूरी और साथ ही साथ शिक्षा, भोजन मुहैया कराना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, यानी हम इसमें देखते हैं कि एक मुक्त बाजार यानी एक तरह से जो मार्केट हो वो एक तरह से उस पर कोई भी हस्तक्षेप ना हो, यानी खुली प्रतियोगिता हो। और दूसरा है कि राज्य का हस्तक्षेप, यानी राज्य है उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकती है, यानी राज्य को कभी लगे कि नहीं इनके हितों का, कुछ लोगों को हितों का है वो प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, तो उस पर कुछ हस्तक्षेप करना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकती है। यानी मुक्त बाजार है, ओपन मार्केट है, यानी खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना, यानी ओपन मार्केट में जो भी योग्य व्यक्ति हैं वो अपना फ़ायदा है वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो राज्य के हस्तक्षेप के ये विरोधी होते हैं, यानी राज्य है यहाँ पे हस्तक्षेप है उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या असक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धी नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय ये है कि एक ओपन मार्केट की अगर बात की जाती है तो हम उसमें देखते हैं कि अनेकों प्रतियोगिता के माध्यम से जो कुछ वर्ग है, जो कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो तो उसमें से कुछ जीत जाएंगे, लेकिन जो कुछ ट्रेडर्स हैं, जो कि छोटे ट्रेडर्स हैं, जो कि ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते, उनके हितों का कहीं ना कहीं वहाँ पे पूर्ण रूप से वो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार राज्य है वो बाज़ारों में हस्तक्षेप करती है ताकि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके हितों की पूर्ति है वो हो सके। अगर हम बात करें कि मुक्त बाजार के पक्ष में, तो मुक्त बाजार के पक्ष में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि बाजार है वो व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, यानी बाजार में हम देखते हैं कि व्यक्ति है उसकी धर्म लिंग की परवाह नहीं करता, बाजार है केवल व्यक्ति की योग्यता और कौशल की परवाह करता है, यानी बाजार में केवल देखा जाता है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, वो एलिजिबल है कि नहीं, और उसकी कौशल क्या है, वो क्या क्या व्यक्ति है वो कार्य कर सकता है। ये मुक्त बाजार के पक्ष होते हैं। जबकि मुक्त बाजार के विपक्ष में बातें आती हैं कि जो मुक्त बाजार होता है वो जो ताकतवर है, जो धनी है, जो प्रभावशाली है, वो लोगों के हितों में काम करता है, जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना भी हो सकता है। यानी जो मुक्त बाजार है केवल जो प्रभावशाली, जो धनी व्यापारी है उनके हितों की बात करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, जबकि जो सुविधा विहीन है, जिनके पास सुविधा नहीं है, और जो भी ऐसे ट्रेडर जो कि कमज़ोर है, उनके अवसरों को है वो वंचित कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सामाजिक न्याय यानी एक तरह से समाज में किस प्रकार से जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, उसके लिए क्या क्या भारत में कदम उठाए गए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, हमें देखने को मिलता है कि समाज का ऐसा अभी भी वर्ग है
जो कि अभी भी हाशिए पे है, स्कूल नहीं जा सकता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाएं हम देखते हैं कि भारत सरकार है वो समय समय पे पंचवर्षीय योजनाएं द्वारा चला के जो कि विभिन्न नीतियों को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ऐसी हम बात करें अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना यानी समाज में अभी भी जो सबसे गरीब वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा करना, जो कि सरकार है वो राशन के माध्यम से उनके हितों की योजनाएं हैं वो चलाती है। ऐसी हम बात करें तो वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, यानी समाज के अभी भी ऐसे वर्ग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, उनको आर्थिक सामाजिक यानी आर्थिक रूप से उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना। ऐसे हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यानी उनके बीच उनके को न्याय देने के लिए मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है वो किया गया है। ऐसे हम देखते हैं आगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी प्रयास किए गए हैं। जैसे हम राज्य भारत के जो मौलिक जो संविधान है उसमें हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि विभिन्न प्रावधान किए गए हैं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसे यानी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि नीति निर्देशक तत्व में हमें देखने को मिलती है। यानी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो न्याय है उसको स्थापित किया जा सकता है, और न्याय से है वो किस प्रकार से समाज में जो व्याप्त असमानता है उसको दूर किया जा सकता है, और किसी प्रकार समाज में है वो न्याय है वो स्थापित किया जा सकता है। तो हम स्टूडेंट अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।